ये क्या सेकंड लेक्चर है? हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ओके, इसका मतलब मोटा मोटी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में और अगर ये डोनर है, राइट, अब बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है और अगर वो एक्सेप्टर है तो इन दोनों में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर क्या रहेगा और क्यों रहेगा? तो ए ग्रेटर देन बी क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल टुवार्ड्स ई प्लस, और उसके पीछे इसका मतलब कोई भी डोनर ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन को दो तरीके से एक्सेलरेट करता है। पहला तरीका, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाता है, दैट्स वाई कि उसका पाई क्लाउड डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा तरीका है कि प्रोड्यूस कार्बोकटाइन जिसका नाम है विलन इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, उसको स्टेबलाइज करता है। और मोटा मोटी ओरिएंटेशन हम लोग देख रहे थे, तो ओरिएंटेशन में कोई भी डोनर रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल उस डोनर के रेस्पेक्ट में कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। और एक्सेप्टर रहेगा तो कहाँ जाना पसंद करेगा? मेटा पोजिशन पे। करेक्ट है ना एवरीवन? तो अब पहला रिएक्शन लिखिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखिए, ये सब नाइट्रेटिंग एजेंट है, करेक्ट? और इन सब में मुझे मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। अब इन चारों को वन बाय वन देखेंगे, बट इसमें मोस्ट कॉमन जो है, मतलब अगर मुझे कन्वर्सन करना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे कन्वर्सन करना हो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो मोस्ट कॉमन जो नाइट्रेटिंग एजेंट हम लोग जानते हैं वो है HNO3 एंड कॉन्केस्टोसोफर, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखिएगा, तो मोस्ट कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट इज HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसको हटाएं स्टूडेंट।
दिस वन N2O5. सबका ये ब्लर आ रहा है क्या स्टूडेंट? ये है फर्स्ट रिएजेंट है HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दूसरा है RONO2H प्लस, थर्ड है RC डबल बॉन्ड ONO2, फोर्थ है N2O5. ओके तो वो रिएक्शन है राइट. मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर डिसोसिएट भी होता है तो कैसे डिसोसिएट होगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ध्यान से देखिएगा. AH प्लस कौन दे रहा है? ए दे रहा है राइट. वजह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का दो काम होता है. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, करेक्ट. तो किसी भी मॉलिक्यूल से OH को आउट करना या OH को वाटर बना के आउट करना, दोनों का मतलब डिहाइड्रेशन है, करेक्ट है ना? मोटा मोटी मान के चलिए. अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गया. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय टेकिंग H3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में व्हाट इज योर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम. दिस इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रोनियम कैटायन. ठीक है ना? अब यहाँ पे आपका नाइट्रोनियम कैटायन क्या है? जस्ट एक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो हम लोग जनरल मैकेनिज्म ही पढ़े हैं राइट. बोलिए, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन का फर्स्ट स्टेप था आरटीएस. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन के लिए क्या आता है? बेस. बेस यहाँ पे क्या है? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो. वेरी गुड. HSO4 माइनस. बेस यहाँ से क्या लेगा? H प्लस. और यहाँ पे वापस फिर क्या बन जाएगा? एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगा. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. देख लीजिए. कहीं पे किसी को प्रॉब्लम? ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितने तरीके से हेल्प कर रहा है.
In how many different ways H2 concentrated H2SO4 help this reaction? पहला तरीका तो यहाँ पे ही हो गया, इट प्रोड्यूस NO2 प्लस। NO2 प्लस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? HNO3 को डिहाइड्रेट कौन कर रहा है? ये कर रहा है, राइट। सेकेंड, आपका कॉन्सेंट्रेट ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन का रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर पिछले क्लास में देखिएगा तो शायद ये था, बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट है ना। और अगर सॉल्यूशन में NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। लेकिन चांस ये भी तो हो सकता था कि NO2 प्लस एंड वाटर अगेन कंबाइन टुगेदर और बिकम्स दिस वन। इसका मतलब ये दोनों आपस में वापस कंबाइन होकर पीछे आता तो NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाता। बट जैसे ही ये क्या है, दिस इज जनरेटेड वाटर, जनरेट किसने किया? H2SO4 ने, राइट। बट इस ये जनरेटेड वाटर फ्री रहा या इसको प्रोटोनेट कर दिया गया? प्रोटोनेट अगेन किसने किया? भाई जहाँ पे वाटर आउट हो रहा है वहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये वाटर आपका फ्री रह पाएगा या H2SO4 उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब करने का मतलब प्रोटोनेट कर देगा, ये मानिए, करेक्ट है। यस। तो NO2 प्लस और H3O प्लस क्या आपस में रिएक्ट करके वापस जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहला इसका काम रहा इट प्रोड्यूस NO2 प्लस। सेकेंड काम रहा कि इट प्रोटोनेट जनरेटेड वाटर सो दैट H2 एंड NO2 प्लस अगेन रीयूनियन होने का पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया, which increases the concentration of NO2 plus, which is the electrophile, and we know that electrophile is the part of rate law expression। तो NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। दो तरीका हो गया, पहला NO2 प्लस प्रोड्यूस किया, दूसरा NO2 प्लस प्रोड्यूस होकर उसको वापस पीछे नहीं जाने दिया। और थर्ड तरीका है कि H2SO4 का कंजुगेट बेस डीप्रोटोनेशन के लिए हेल्प किया, करेक्ट। तो कितना तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन को हेल्प कर रहा है? तीन तरीके से, राइट। लिखिए तो एक लाइन, सबको समझ में आ गया एवरीवन? इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, in this electrophilic substitution reaction, concentrated H2SO4 help this reaction by three different ways. Concentrated H2SO4 help this reaction by three different ways. First, it protonate HNO3 and produce NO2 plus. Yes, first it protonate HNO3 so that generation of NO2 plus becomes easy. So that generation of NO2 plus becomes easy. Second, it protonates generated water. Second, it protonates generated water so that possibility of reunion of water, and NO2 plus is eliminated. Possibility of reunion of water and NO2 plus is eliminated, giving high concentration of NO2 plus, giving high concentration of NO2 plus. And third, its conjugate base HSO4 minus, and third its conjugate base HSO4 minus behave as a base for deprotonation
of valent intermediate, for deprotonation of valent intermediate giving product. आप लोग लिख लिया एवरीवन? Yes, this intermediate is called what? भाई ये तो जनरल पिछले क्लास में पढ़ाए हैं ना, NO2 प्लस, तो एक स्पेशल केस हो गया. दिस वन ये जनरलाइज है या दिस वन इज जनरलाइज? तो इसका इस इंटरमीडिएट का नाम क्या था? है तो कार्बोकटायन बट नाम था सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसका 30 और नाम क्या था? वेलेंट इंटरमीडिएट. इज इट राइट? यस, NO2 प्लस और H3O प्लस. बट H3O प्लस अब दोबारा किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. वजह? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है कहीं भी. ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है. ठीक है, इसलिए ये अब H3O प्लस बनने के बाद दोबारा किसी के साथ 4th बॉन्ड नहीं बनाएगा. और H प्लस रिलीज करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा नहीं. समझे बात को? तो मैकेनिज्म यही था. कुछ प्रैक्टिस कर लें एक एग्जाम्पल का. यहां देखना है, हैलोजन का बहुत एक खास प्रॉपर्टी है कि हैलोजन अगर कहीं पे रेजोनेंस करते रहेगा. अब एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब मेरा थ्योरी हो गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए पहला केस का. राइट, हैलोजन अगर कहीं पे रेजोनेंस कर रहा है तो रिएक्टिविटी के लिए माइनस आई सोचते हैं बट ओरिएंटेशन के लिए इसका प्लस एम लेते हैं. तो कहाँ पे NO2 नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होगा? कौन सा पोजिशन? ऑर्थोन पैरा. देखिए तो स्टूडेंट सही है. अब इसका मैकेनिज्म वापस दिखाने का रिक्वायरमेंट है क्या? ये पिछले क्लास बताए थे ना कि डोनर के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे हैलोजन कंट्रोल ओरिएंटेशन बाई कहाँ जाएगा? उस टाइम को अपना प्लस एम शो करेगा. इज इट राइट? सब लोग अगर समझ में आ जाएगा तो हाँ ना बोलते रहिएगा. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. CH3 को क्या मानिएगा, एक्सेप्टर या डोनर? डोनर. वजह? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? कैसे काम चलेगा भाई, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा. यहाँ पे प्लस आई को ज़्यादा अकाउंट में लेंगे या हाइपर कंजन को? सबसे पहले यही डिसाइड कर लेते हैं आज, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. राइट, देन अब कहाँ बोले इसका यहाँ पे दिमाग में चलना चाहिए कि क्या सोचकर आंसर दे रहे हैं. हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट सही बात सोचना है. यहाँ पे हाइपर कंसर्न भी है और प्लस आई भी है बट यहाँ पे डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा मानिएगा? यस. अब इन दोनों में अगर बात किया जाए तो नहीं लगता कि ए मेजर रहेगा, ए माइनर रहेगा? अभी मैं आपको ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का क्वेश्चन तो स्टैंड तब करेगा ना जब बेंजीन पे कोई ग्रुप पहले से रहेगा. इज इट राइट? तो अभी सिर्फ मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है कि व्हेन बेंजीन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पहले से ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड. राइट, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? बेंजीन जब डाई सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो उसका भी मैं नहीं पढ़ाया हूँ कि पहले से बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड और फिर इलेक्ट्रोफाइल लेके जा रहे हैं. वो बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, बट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे.
अब ये सब एग्जाम्पल हो गया, समझे। HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कहाँ जाएगा भाई? करेक्ट। अब यहाँ प्रोडक्ट कितना बना? 2, A एंड B। ए और बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों? एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ, नहीं, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग, अगर एच बॉन्डिंग हो रहा है तो, राइट। दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट बी ग्रेटर देन ए। क्या सही है? अब देखिए ये बात यहाँ पे आ गया, इसका रिवीजन कर लिया, माइंड इतना एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे कैसे पढ़े थे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बार बार फ्रीक्वेंट लेते रहे हैं, राइट। ओके, HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा, इट राइट। और ये जेई मेन में आया हुआ है। कहाँ पे जाएगा और क्यों जाएगा? इस ग्रुप को देखिए, इस बेंजीन के लिए एक्सेप्टर है, करेक्ट, बट इस बेंजीन के लिए डोनर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, और इसका मतलब है कि NO2 प्लस, तो NO2 प्लस को अटैक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो उस रिंग पे अटैक करेगा जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका अटैक इस रिंग पे ज़्यादा प्रेफर रहेगा या इस रिंग पे ज़्यादा प्रेफर रहेगा? यस। तो तक इस एक क्वेश्चन से सारा कुछ चेक हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, यहाँ देखिएगा इसका बिहेवियर, इसके लिए एक्सेप्टर, इसके लिए डोनर, एट द सेम टाइम रिएक्शन मैकेनिज्म। भाई थ्योरी तो थोड़ा ही रहेगा ना, मैकेनिज्म हो गया, थ्योरी खत्म, उसके बाद तो उसका एप्लीकेशन रहेगा। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा या 2 प्रोडक्ट बनेगा? अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ये राइट। Okay, everyone.
देखिए ये रिएक्शन फास्ट रहेगा या स्लो रहेगा? दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस एम, तो कहाँ पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। ओके मान लेते हैं कि पहले से ऑलरेडी नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है और दोबारा आपको फोर्स किया गया, क्या बनेगा? इसी रिएक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये रिएक्शन होता तो है बट इसको होने में 3 दिन टाइम लगता है, बट 72 आवर तक टाइम लग जाता है, ठीक है? ये जेई मेन में आ चुका है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड में क्यों आ सकता है? एनिलीन है ना सिलेबस में, और OH जो फिनॉल ले रहे हैं, राइट? तो फिनॉल पे अगर फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हैं तो फिनॉल का सिलेबस का पार्ट बन गया, राइट? तब ये सब रिएक्शन जो भी यहाँ पे ले रहा हूँ, फिनॉल पे अगर HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 तो क्या दोबारा उस रिएक्शन को वहाँ पे लेने का रिक्वायरमेंट है? बात तो सेम रहेगा, करेक्ट है ना? वैसे ही ये क्या है, एनिलीन, HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा? आपको पहले क्या लगता है क्या बनना चाहिए? बोलिए। यस, मुझे भी पहले यही लगता था, ऑर्थो एंड पैरा पे, बट एक कॉन्सेप्ट गलत है, और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये आगे भी इसका बताऊंगा। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन के केस में खास करके जहाँ पे NH2 रहेगा या NHR रहेगा या NRR रहेगा, एक ही बात है, मुझे तो इसका लोन पेयर से मतलब था, बट वहाँ पे आप लिए हुए क्या हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसका 2 जगह से मैं कंपेयर करूँगा, क्योंकि आगे चलकर अगर कुछ दिन के बाद अगर आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो फिर आपके मन में डाउट रहेगा। तो एक्चुअली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के केस में ये पहले इस NH2 को प्रोटोनेट करता है और इसको NH3+ बना देता है। क्या बनाता है? NH3+, और NH3+ बनते ही ये हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हो गया? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट यही पूछा हुआ है। तो इन केस ऑफ एनिलीन ड्यू टू प्रोटोनेशन इफेक्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 1 मिनट, इसको ऐसे बातों को समझिए कि एनिलीन के केस में जब हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो सम ऑफ द 100 मॉलिक्यूल्स है, हो सकता है कि 40 मॉलिक्यूल्स प्रोटोनेट हो, 100 का 100 प्रोटोनेट हो गया हो। बट आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने सिखाया है कि प्रोटोनेट होता है तो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए H+ को रिलीज करेगा, पर प्रोटोनेट होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड रहेगा, कुछ अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म भी करना चाहेगा बाय रिलीजिंग H+। तो एक्चुअल में जब हम लोग सब लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको रट जाएंगे एक्सेप्शन मान के, ठीक है? तो एक्चुअली एनिलीन के केस में जब इसको हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रोटोनेटेड हो जाता है और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहता था। जो मॉलिक्यूल प्रोटोनेट नहीं हो पाया वो तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देते रहेगा, और जो प्रोटोनेट हो गया वो कौन सा प्रोडक्ट देते रहेगा? वो मेटा प्रोडक्ट देते रहेगा। इसका मतलब है कि मैंने ये नहीं बोला कि इसका 100% ही प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर 100% प्रोटोनेट हो भी गया लेमन लैंग्वेज में तो उसका कुछ
फिर से डीप्रोटोनेशन होकर एनिलीन रहेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड SO4 इसका सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गेट प्रोटोनेटेड, और जब ये NH2 प्रोटोनेट होकर NH3 बन जाएगा तो अभी तो यहाँ पे वेरी गुड डोनर है, बट NH3 प्लस बनते ही क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। इज इट राइट? इसको हटाएं। तो जो प्रोटोनेट नहीं हो पाया, जो प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा वो उसका रिएक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और जो प्रोटोनेट हो जाएगा उसका रिएक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एग्री? भाई जहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा उसमें कोई उपाय नहीं है, मैं तो कहानी तो बना ही दूंगा, बट लास्टली आपको रटना पड़ेगा। करेक्ट है ना? ये पूछा हुआ है और फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो जो नहीं हो पाएगा उसमें प्रोडक्ट ए मिलता है, ए मिलता ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है ना एवरीवन? आज जो प्रोटोनेटेड होकर NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा, बट मैंने क्या बोला, 100% प्रोटोनेशन, अगर 100% प्रोटोनेशन होता तो ये 100% दिखाई पड़ता। करेक्ट है? तो जो प्रोटोनेटेड रहेगा वो प्रोटोनेटेड होकर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जो प्रोटोनेटेड होकर प्रोडक्ट बनाएगा बाद में H+ यहाँ से रिलीज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो चार्ज के फॉर्म में रहेगा नहीं, बट जो प्रोटोनेटेड होकर प्रोडक्ट देगा वो मेटा प्रोडक्ट देगा, और जो विदाउट प्रोटोनेशन प्रोडक्ट देगा वो ऑर्थो एंड पैरा देगा। तो करेक्ट आंसर आपको एग्जाम में एनिलीन में देखिएगा, ये आपको NCERT में मिलेगा, ठीक है? ए रहेगा आंसर। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ए रहता है 51%, ए रहता है 47%, और ए सिर्फ रहता है 2% ऑर्थो प्रोडक्ट। प्लीज़ इसको रट्टा मार जाइएगा। बट यहाँ पे आपको डाउटफुल पॉइंट रहता कि मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलेगा, राइट? क्योंकि आप तो इसको डोनर समझते, तो आप समझ में आ गया कि इस केस में मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है। ठीक है, बट देखिए इस चीज़ का आप कंपेयर कहाँ से करते, मैं बता रहा हूँ। आपके माइंड में चलता है इस चीज़ का कंपेरिजन फिनॉल से, कि सर यहाँ भी तो ऐसा हो सकता था, हाँ या ना? अभी नहीं चलता है एज स्टूडेंट, बट बाद में हो सकता है कि इस पर आप सोचते तो आपको लगता है कि सर इसमें भी तो पहले प्रोटोनेशन होता। करेक्ट? और जब OH2 प्लस बन जाएगा तो ये एक्सेप्टर हो जाएगा, तो इसमें भी तो मेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। करेक्ट है ना? मतलब फिनॉल के केस में। बट फिनॉल के केस में देखिए, हम लोग जो भी बात करते हैं खुद से कोई कहानी बना के तो करेंगे नहीं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99.9% प्रोडक्ट तो लैब में बना है, उसके बेसिस पे ही हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही बात करेंगे। तो फिनॉल के केस में देखा गया है कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही सिर्फ बनता है, मेटा नहीं बनता है। इसका मतलब है कि फिनॉल के केस में OH अगर OH प्रोटोनेट हुआ भी है, सर प्रोटोनेट होते ही डीप प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेशन के साथ साथ फिर क्या होता है, तो ये डोनर का डोनर ही बिहेव करता है। ठीक है एवरीवन? इसलिए फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही देगा, मेटा नहीं देता है। बट एनिलीन के केस में क्या मेटा प्रोडक्ट मिलने का मतलब है कि शायद एनिलीन का NH2 ग्रुप का 100% अगर ये है तो उसका कुछ परसेंटेज प्रोटोनेटेड होकर भी स्टेबल रहता है। और उसके पीछे वजह है कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट बनता है। H3OCl तो हम लोग नहीं बोलते हैं, बट NH4Cl तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? ये एक वजह हो सकता है। ठीक है? तो अगर ए यहाँ पे डोनर है और इसको प्रोटोनेशन अगर हुआ भी है तो अगेन ये प्रोटोनेट होकर डोनर का डोनर ही बिहेव करता है। इसको हटाएं, ये इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 के बीच में देख लीजिएगा, 2015 से 2020 के बीच में कभी आ चुका है। ठीक है?
ओके, तो अब नाइट्रेशन और बेंजीन का रहेगा तो अब काम तो कर लीजिएगा, स्पेशली खास करके एज उसमें एक्सेप्शनल ये था एनिलीन का, वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, ठीक है। सेकेंड क्या लिए हैं, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा तो कहाँ पे लेके जाना है, याद रहेगा, डोनर में ऑर्थोपैरा, करेक्ट, और एक्सेप्टर में एवरीवन मेटा पे। बट एनिलीन तो डोनर है, बट उसमें मेटा का प्रोडक्ट भी बनाए हैं, वजह उसका सम ऑफ द सबस्ट्रेट, some of the aniline molecules will get protonated and after protonation NH2 plus NH2 converted into NH3 plus which converted into very strong acceptor। एक्सेप्टर के लिए कौन सा पोजीशन पे भेजते हैं, मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। ओके एवरीवन, अब बी क्या था, बी में था RONO2H+, इसका मतलब भी है क्या, NO2+, समझे। मैकेनिज्म में क्या, बस आपको NO2+ बनाने का तरीका सिखा दे तो काम खत्म। तो RONO2 को प्रोटोनेट करेंगे, अच्छा स्टूडेंट, आप लोग का भी कहीं पे ट्यूशन वगैरह भी था क्या इस टाइम पे, देखिए ऑर्गेनिक का क्लास बिल्कुल भी कल भी नहीं हो पाया, कल ऑल ऑफ सडन तबीयत ख़राब, क्या बोलिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, अभी तो बहुत सेंसिटिव है ना, पता ही नहीं चलता कि फ़ैन चलाना है नहीं चलाना है, एसी चलाना है नहीं चलाना है, एकदम फीवर एंड बॉडी पेन। उसके बाद सोचे कि आज रेस्ट ले लेते हैं, सुबह से रेस्ट लेने के चक्कर में क्या हुआ कि सो के अचानक से उठे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब पैर बिल्कुल शून्य हो गया, समटाइम्स ऐसा होता है, उठे तो पता ही नहीं चला, बस पैर ही ऐसे मुड़ गया। अभी एक तो फीवर, दूसरा में फिर भी मेरा तक नहीं, क्लास तो आज लेना ही है, एटलीस्ट ऑर्गेनिक का तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा भी सिलेबस आगे पीछे होगा तो ख़राब फील होगा मुझे। मतलब सिलेबस ऑन टाइम जो प्रॉमिस किया गया है उतना प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए अभी नाउ सब कुछ सही है, तो ए मिल गया, मतलब काम तो हो गया, NO2+। बाकी तो यहाँ के बाद दोबारा मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली एक लाइन में कर दें NO2+, तो यहाँ से आएगा तो H+ रिलीज होगा, H+ एज ए कैटलिस्ट, यहाँ देखिए H+ एज ए कैटलिस्ट इन किया, अब यहाँ पे अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, 2-4 बार आप लोग लिखा कीजिए, थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, NO2 और यहाँ पे H+ एज ए कैटलिस्ट आउट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इस यहाँ तो बेस लेकर आते थे, मेरा आंसर H+ क्या रेडीमेड मिलेगा या इसके साथ कोई रहेगा काउंटर में, H+ का कोई सोर्स रहेगा ना। लाइक सपोज कीजिए कि आप कोई भी एक बेस एसिड लिए होंगे तो इसका जो कंजुगेट पार्ट जो रहा होगा वो बेस रहा होगा, वो वहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अब दोबारा इसमें ये दिखाने का रिक्वायरमेंट है कि टॉलिन में फिर से वापस लेंगे तो क्या बनेगा, एक के लिए अगर ओरिएंटेशन बता दिए तो सबके लिए ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट 1 मिनट रुकना है, अगर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्सन करना है तो डैम श्योर आपको ये वाला रिएजेंट याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता था, सबको याद रहेगा HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड SO4, इज इट राइट, ये याद नहीं रहता था। लेकिन तो फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये दिया जा सकता है एग्जाम में, दिया जाएगा तब क्लिक कर जाएगा कि अच्छा नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट इसको भी मानते हैं, करेक्ट।
बट जितना भी मैंने नाइट्रेटिंग एजेंट लिखा है उसमें मोस्ट कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट कौन रहेगा? HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट है ना? चलिए मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए। इसको हटाएं स्टूडेंट। नेक्स्ट और क्या लिया गया था? RC डबल बॉन्ड O NO2 H2SO4 लेकर ही चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब NO2 प्लस H प्लस कौन देगा? फर्स्ट हु इज द सोर्स ऑफ H प्लस? H2SO4। H प्लस ऐसे जनरली बुक्स वगैरह में देखिएगा तो ऐसे भी शॉर्टकट में दिखाया रहता है कि ये प्रोटोनेट हो गया, ये NO2, यहाँ से इसे आउट कर दिए तो क्या बन गया? एसिड बन गया और NO2 प्लस। मुझे तो NO2 प्लस से मतलब था, राइट? बट कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो H प्लस को कहाँ जाना चाहिए था? सब लोग रिप्लाई किया कीजिए भाई अभी के टाइम पे तो। यस, कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए करेक्ट भाई तो यहाँ जाना चाहिए था, नहीं? ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो सर आपने फिर यहाँ पे क्यों कर दिया? क्योंकि प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैसे नहीं पड़ रहा था? यहाँ देखिए रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस तो होगा, और ये तो पता है कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो ये बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली जब बना RCOH C डबल बॉन्ड O प्लस NO2 प्लस, तो इसे देखिए तो और इसे देखिए, अलग नज़र है या बिल्कुल डिटो सेम है? तो अल्टीमेटली लास्ट में सेम मिल रहा था। दैट्स वाई सो मेनी टाइम देखिएगा मुझे इस, अगर इस टाइप का रहेगा तो यहाँ जहाँ पे भी मतलब कॉन्सेप्चुअली थोड़ा गलत भी रहेगा लेकिन चीज़ वही मिल रहा है तो फास्ट होने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। बट मैंने दोनों ऑप्शन दिखाया, ये हो गया कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल 100% करेक्ट, बट ऐसा भी किसी बुक में मिल सकता है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ वो गलत है, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। बट मुझे एसिड से मतलब था या NO2 प्लस से मतलब था? भाई इसका मतलब तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस ना। अल्टीमेटली काम तो मुझे करना है NO2 प्लस के साथ। आप बोले था कि ये मैकेनिज्म सर सब में तो एक ही काम करना है। हम लोग कर क्या रहे हैं? सब में एक ही मैकेनिज्म को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो बेंजीन में 95% में लाइफ हम लोग का बहुत आसान रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका मैकेनिज्म तो एक ही है ना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब कार्बोकटाइन बनेगा, और फिर डी प्रोटोनेशन होगा। बहुत होगा तो ओरिएंटेशन का बात होगा, तो डोनर के लिए ऑर्थो एंड पैरा और एक्सेप्टर के लिए मेटा। इतना ही तो काम करना है। बाकी मेन इसमें मैकेनिज्म क्या है कि हाउ टू फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। मेन मैकेनिज्म यहाँ पे हाउ टू फॉर्म व्हाट? NO2 प्लस। इज इट राइट? तो इसमें प्रोडक्ट के नाम पे अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बात कीजिएगा तो प्रोडक्ट के नाम पे सिर्फ ये रहेगा या प्रोडक्ट में हम लोग एसिड को भी काउंट कर लेंगे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में अगर ये है तो इसको भी काउंट कर लेंगे, ठीक है एवरीवन। बट मेनली मैंने इसके लिए काम किया है, ठीक है।
देखिए तो ये मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया है? ठीक है। इसको हटाएं। हटाएं। ओके, नेक्स्ट क्या था? N2O5। पहले मार्फोलॉजी देख लीजिए, फिर बाद में मैकेनिज्म पे आएंगे, ठीक है? N2O5 को आप ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं, NO2 प्लस NO3 माइनस, और शायद मैं कहीं पे बोला भी होगा कि N2O5 को हम लोग नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, राइट? यस। इसका मतलब है कि N2O5 में, इसका N2O5 का स्ट्रक्चर इज दिस वन। ठीक है, तो ये यहाँ देखना है, ये रेजोनेंस तो करेगा ना, तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, तो उसको रिलीज करने के लिए हो सकता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसा फॉर्म हो, ऐसा मार्फोलॉजी। इसका मतलब है कि इसका मतलब आप इसको NO2 प्लस मान सकते हैं, तो NO2 प्लस मानेंगे तो यहाँ पे, हालांकि जैसे बोले वैसे होता नहीं है, होता कैसे है उसका मैकेनिज्म भी दिखा देंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या रिलीज होगा बोलना है, आएगा क्या? NO2 प्लस, आ जाएगा क्या फास्ट? H प्लस, H प्लस NO3 माइनस बिकम्स व्हाट? HNO3। तो सर होता कैसे है? ये था मार्फोलॉजी, करेक्ट, फास्ट होने के लिए। क्या बोले? कब से बोर्ड स्टार्ट हो रहा है? 4 दिसंबर ना?
आप लोग को 1 वीक का छुट्टी दूंगा, मतलब बाकी बीच में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए क्लास लिया जाएगा, लेकिन 28 से छुट्टी दूंगा। ठीक रहेगा? कुछ तो तैयारी कर लीजिएगा। 28 नवंबर, बाकी बीच में खुद भी ऐसा प्लान में करते रहूँगा जिससे कि आपको ये फील नहीं हुआ कि हाँ क्लास चल रहा है, मतलब आप भी कुछ करना चाहेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? या कंप्लीट 25 डेज चाहते हैं? जैसा भी बोलिएगा वैसा किया जाएगा। एक काम कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है? यहाँ देखिए, अभी समझ में आ गया सब कुछ? यहाँ से ये आएगा, इसे आउट करेगा। दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है? तो ऐड क्या हुआ? दिस वन ना, और यहाँ से रिलीज किसको किया गया? NO3 माइनस को, इस पार्ट, दिस पार्ट, और NO3 माइनस यहाँ पे क्या बन के जाएगा? कंजुगेट बेस। करेक्ट है ना? दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म। तो फास्ट रहने के लिए कौन सा याद रखिएगा? दोनों याद रखिए। हालांकि आपसे तो मैकेनिज्म इसका पूछने का चांस बहुत कम है। हो गया? पहले लिख लीजिए बढ़िया से। इसको हटाया जाए। ओके। अब बोलिए, यहाँ पे लिखे तो पहले इसका एक इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं। N2O5 इज वेरी इंटरेस्टिंग नाइट्रेटिंग एजेंट। तो इसमें इंटरेस्टिंग वाला बात क्या है? कुछ तो खास इस कर रहा होगा, राइट? N2O5 इज वेरी इंटरेस्टिंग नाइट्रेटिंग एजेंट because
if any donor group present on benzene ring, because if any donor group present on benzene ring having lone pair, कोई भी वैसा डोनर ग्रुप लाइक OR, यहाँ देखना है जिसके पास क्या है, लोन पेयर, देन इन दैट केस ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर एंड पैरा प्रोडक्ट इज माइनर। बट जनरली होता क्या है एवरीवन, जनरल ट्रेंड क्या है, यस, बट मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या समझाया कि कोई भी डोनर रहेगा, कैसा डोनर, जिसके पास लोन पेयर है, तो जब N2O5 लेकर जाते हैं तो N2O5 के केस में देखिए सब कुछ का कुछ ना कुछ तो उपाय किया जा रहा होगा। यहाँ देखिए HNO3 या आज इससे पहले जितना भी लेकर गए तो उसे पैरा मेजर बन रहा है, ऑर्थो तो मेजर बन नहीं रहा है, करेक्ट। एनिलीन ले गए तो ऑर्थो तो 2% बना, मेटा 47% और पैरा इतना परसेंटेज तक रट जाना है, और पैरा कितना 51%। अब चाहिए था मुझे पैरा, वैसा सिचुएशन जिसमें कोई डोनर लगा हुआ हो और पैरा का प्रोडक्ट मेजर हो, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर मिलता है और ये माइनर मिलता है, करेक्ट है ना। तो इसका रीजन कहाँ पे छुपा हुआ होगा, मैकेनिज्म में, हाँ या ना। एक्चुअल में मैकेनिज्म में है कि जब भी कोई ऐसा डोनर ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है और N2O5 लेके जाते हैं तो उस पर बेंजीन का क्लाउड, पाई क्लाउड ना अटैक करके इसका लोन पेयर पहले अटैक करता है। बातों को समझिएगा, पहले क्या अटैक किया एवरीवन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि NO2 को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट NO2 को आना कहाँ चाहिए था, NO2 है ना, NO2 को आना चाहिए था रिंग पे, चला किसके पास गया है, जिसके पास लोन पेयर है, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद आफ्टर दैट ऑर्थो से अप्रोच और पैरा से अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्थो पोजीशन से अप्रोच करते हैं ऑर्थो कार्बन से, अब यहाँ देखिए ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर, यहाँ पे ही इसका आंसर है, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर पैरा कार्बन से इस पर अटैक करना और रिंग साइक्लाइजेशन, रिंग का बनना, सॉरी ये रहेगा ना, और ऑर्थो कार्बन से अटैक करना और पैरा कार्बन से, कहाँ पे, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर ज़्यादा इजी अप्रोच रहेगा उस NO2 के नाइट्रोजन पे, यस। इसका मतलब इस स्टेप में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर। और ये बनने के बाद मतलब पहले NO2 आ गया और किसके पास आया, जिसके पास लोन पेयर था। अब इसके बाद यहाँ पे लाना तो है क्या, अल्टीमेटली बनना तो है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, बट ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर ऑर्थो कार्बन से इजी अप्रोच होता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरा कार्बन। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ये आंसर में दे रहा हूँ, ठीक है, लिख पाएंगे ना खुद के लैंग्वेज में। और ये वापस यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से आउट होता है। और यहाँ अल्टीमेटली ऐड क्या हो गया, NO2, लास्ट में डीप्रोटोनेशन करने कौन आएगा,
NO3 माइनस। दिस इज द रीजन। समझ गए? इस बात के लिए N2O5 को इंटरेस्टिंग बोला गया है। पहले लिख लीजिए, बाद में एक ट्रिक बता दो। हो गया? इसका मतलब देखिए, मैकेनिज्म इसमें पूछने का चांस 1%, ध्यान सुनना है, एक पूछने का चांस 99% कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर और माइनर। तो शॉर्ट नोट्स में बस यही बात लिख लीजिएगा, जैसे मैंने समझाया कि वैसा सिचुएशन जिसमें बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है डोनर जिसके पास लोन पेयर है, और वहाँ पर अगर N2O5 लेके जाएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर रहेगा और पैरा प्रोडक्ट माइनर रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना? तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इज इट राइट? अब लिखिए हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। 12th क्लास के बच्चे, ये तो आपका सिलेबस का पार्ट है ना, हैलोजन डेरिवेटिव, हेलो बेंजीन। यस, इसी का नाम है हेलो एरिन्स, राइट? चलिए हेडिंग क्या बनाएंगे? हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आप लोग का स्कूल कब तक चलते रहेगा? सबका? भाई 4-5 दिन कोऑपरेट कीजिएगा सुबह के लिए, क्योंकि रात में 9 बजे वाला क्लास में एनर्जी लेवल बन नहीं पाता है। चलिए जितना भी यहाँ पे ले रहे हैं सब पे क्वेश्चन। अच्छा बताइए, ये जो सेक्शन पढ़ा रहा हूँ बेंजीन एंड इट्स
रिएक्शन, इस सेक्शन का क्वेश्चन डी सेट में कहाँ मिलेगा? आप लोग फॉलो किए हैं? मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। इस सेक्शन का मैं लिखवा दूंगा कहाँ मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में मिलेगा एक क्वेश्चन। सर ने सारा बेंजीन का 50% जहाँ तक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तक या इवन और भी आगे तक मोस्ट ऑफ द सेक्शन वो दे दिया है रिएक्शन मैकेनिज्म में ही, अंडर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो मैं नंबर लिखवा दूंगा कहाँ से कहाँ तक में इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली है ये प्योर रिएक्शन, करेक्ट। चलिए, तो ये है, ये मेरा है हैलोजनेशन। इन सब में देखिए, इसमें जितना भी लिए हैं मोस्ट कॉमन हैलोजेनेटिक एजेंट क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन हैलोजेनेटिक एजेंट है। तो पहले रिएक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ऑल दीज आर हैलोजेनेटिंग एजेंट, ऑल दीज आर व्हाट? हैलोजेनेटिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन हैलोजेनेटिंग एजेंट इज X2 एंड लुईस एसिड। मैंने क्या लिखा? X2 एंड लुईस एसिड। यहाँ पे FeCl3 इज ऑल्सो लुईस एसिड, करेक्ट। इसका मतलब है कि हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन के लिए हम लोग बहुत इसके जगह पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, X2 के साथ कहीं कहीं पे आपको BF3 भी मिलेगा, ध्यान से सुनना है, BCl3 भी मिलेगा, करेक्ट, FeCl3 भी मिलेगा, एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे X2 के साथ बस मुझे एक लुईस एसिड का रिक्वायरमेंट है। वी कैन ऑल्सो यूज BF3, BCl3, BBr3 या FeCl3। बट इसमें मोस्ट कॉमन जो लुईस एसिड जो यूज होता है वो FeCl3 है। होता ना कि सर इसमें मोस्ट कॉमन लुईस एसिड, जैसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल पहला रिएक्शन था, वी कैन यूज एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4 भी यूज कर सकते थे, बस मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या था? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, किसी खास वजह से। वैसे ही X2 के साथ लुईस एसिड हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एक ही बात है, ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एक ही बात है। बट यहाँ पे जनरली मोस्टली ए यूज करते हैं, तो नीचे नोट कर लीजिए। फॉर दिस रिएक्शन एज लुईस एसिड मोस्टली यूज्ड, क्या लिखे? फॉर दिस रिएक्शन एज लुईस एसिड FeCl3, क्या लिखे हैं? इन दिस रिएक्शन FeCl3 एज लुईस एसिड मोस्टली यूज्ड, and here FeCl3 is catalyst, and here FeCl3 is catalyst. And FeCl3 is catalyst. अब ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म पार्ट से ही बहुत कुछ समझ में आएगा, रिएक्टिविटी वगैरह, ठीक है। केयरफुली देखिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहाँ का H+ और यहाँ का, इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है मानो इसका तो कोई काम नहीं, एक कैटलिस्ट है, बस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आउट हो गया होगा। और इस Cl2 कैसे ब्रेक हुआ होगा? Cl+ एंड Cl-
Cl प्लस एंड ACl प्लस यहाँ आया होगा और यहाँ से H प्लस, ACl माइनस यहाँ से H प्लस लिया होगा, करेक्ट। यहाँ देखना है एवरीवन, यहाँ पे बहुत कुछ छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। बताइए, सबसे पहले हैलोजन का FeCl3 के साथ क्या हुआ? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। ऑलरेडी आयरन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अब फिर से बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल कंपाउंड तो रहेगा नहीं, इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एग्री। चलिए, और यहाँ देखिएगा, इस कॉम्प्लेक्सेशन में ये हैलोजन अपना क्या डोनेट कर रहा है? लोन पेयर, राइट। क्या डोनेट कर रहा है? लोन पेयर। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मिक्स्ड हैलोजन रहता, कौन सा हैलोजन, लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन रहता, क्या फ्लोरीन और क्लोरीन, तो लोन पेयर ज़्यादा डोनेट, लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा किसका रहता? तो फ्लोरीन जाता इसके साथ, फ्लोरीन किसके साथ आता? FeCl3 के साथ, इज इट राइट? मतलब ये बात इसमें छुपा हुआ है। स्ट्रेट में तो समझ में नहीं आया, बट मिक्स रहेगा तो इसका जिसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा वो लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्सन या एसोसिएशन में जाएगा। अब यहाँ पे ए बॉन्ड, यहाँ देखिएगा, ए बॉन्ड ब्रेक होकर इसका पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेगा। बना क्या? ए क्लोरीन किस फॉर्म में रिलीज हुआ? मुझे वही चाहिए था। और बता भाई, जनरल मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे ना पिछले क्लास में, तो E प्लस को मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग को E प्लस क्या मिलेगा? X प्लस मिलेगा, करेक्ट। और क्या मिलेगा? NO2 प्लस, वही तो मिल रहा है ना मोटा मोटी। और क्या मिलेगा? SO3। और क्या मिलेगा? R प्लस। जितना आपका रिएक्शन सिलेबस में था उसी को मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि ये सब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से A क्या मिलेगा? Cl प्लस, और A क्या बन गया? इस पर पॉजिटिव चार्ज आप रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसको मिलाकर क्या इसको FeCl4 माइनस बोल सकते हैं? ओके, बट यहाँ पे आपका FeCl3 क्या था? बोलिए, कैटलिस्ट। इसका मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन FeCl4 माइनस के फॉर्म में ऑलवेज रहेगा, या एट द एंड ऑफ रिएक्शन FeCl3 अपना आउट हो जाएगा? यस। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ के बाद का मैकेनिज्म नहीं था सर, ये जनरल बात है। जैसे Cl प्लस E प्लस है, अलग कोई मैकेनिज्म चल रहा है या बिल्कुल सेम ढर्रा पे? एक ही पैटर्न है ना। इसके बाद क्या होता है? बेस, कंजुगेट बेस, यस। तो डीप्रोटोनेशन के लिए यहाँ पे देखिए FeCl4 माइनस अगेन डिसोसिएट होगा डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, ये Cl माइनस देगा। वजह, ये तो कैटलिस्ट था, जब रिक्वायरमेंट होगा तो Cl माइनस रिलीज कर देगा, राइट। और यहाँ पे Cl माइनस, ये Cl माइनस कहाँ का Cl माइनस आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ का Cl माइनस यहाँ पे, ठीक है। ये किसके लिए यूज हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन के लिए। दिस इज द मैकेनिज्म, समझ में आ गया? प्लस HCl, तो FeCl3 एज लुईस एसिड कैसे कैसे इस रिएक्शन को हेल्प किया? तो सबसे पहले वो Cl2 को साथ ब्रेक कर दिया Cl प्लस में और Cl माइनस में, राइट। Cl2 खुद से ब्रेक हुआ या ब्रेक किया गया? किसने किया? लुईस एसिड लाइक FeCl3। किस फॉर्म में ब्रेक किया? Cl प्लस और Cl माइनस। Cl प्लस कहाँ पे क्या बन के गया? इलेक्ट्रोफाइल। बाद में डीप प्रोटोनेशन के लिए कंजुगेट बेस का कौन काम किया? बेस का काम कौन किया? Cl माइनस, ठीक है। अब एक मिनट, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, राइट। बेंजीन पे रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां पे ना। तो ऑब्वियसली ये पार्ट क्या रहेगा? RDS, करेक्ट। चलिए,
इसको हटाएं एवरीवन। हटाइए। ओके, अब पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। FeCl3 क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन को कहाँ बैठा है? बोलिए भाई, कहीं भी बैठा सकते हैं। अच्छा, अब क्या बनेगा? तो ऐसा ही क्वेश्चन तो आपको हिंट दिए थे कि PCl3, अब PCl3 की जगह पे कहीं कहीं पे P + Cl2 लिखा रहता है, अलग बात है, सेम बात। वैसे ही Cl2 FeCl3 और Cl2 Fe, तो भाई थोड़ा क्लोरीन ज़्यादा ले लेंगे, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके FeCl3 बना लेगा, राइट। तो ए और ए बात अलग बात है या सेम बात, यहाँ पे सोचना है। यस, ठीक है ना। Br2 FeCl3, देखिए दिस इज एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म। ब्रोमोबेंजीन बनाए या क्लोरोबेंजीन, क्योंकि जब मैकेनिज्म नहीं पता रहेगा तो थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ, अगर बोल दिया जाएगा कि ये कैटलिस्ट है तो अलग बात है, बट एक ये भी बात तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, रटे होंगे, तो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों नजर आएगा, तो क्लोरोबेंजीन रहेगा या ब्रोमोबेंजीन? वजह सर, ये तो कैटलिस्ट है, ये क्या है? FeCl3, तो FeCl3 कैटलिस्ट है, इसका कुछ भी नहीं जाएगा, इसका क्लोरीन इसी के पास रहेगा, क्योंकि इसका नाम क्या दिया जाएगा? लुईस एसिड एज कैटलिस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो भी होना होगा, ये है रिएजेंट, ये है कैटलिस्ट, राइट। इसलिए ये नहीं बनाना है, यहाँ ये बनाना है, करेक्ट है ना। ठीक है, छोटा छोटा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए भाई, Cl2 FeCl3 क्या बनेगा? अब यहाँ पे ओरिएंटेशन का सर क्वेश्चन आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यस, ऑर्थो एन ड्यू टू विच इफेक्ट? हाइपरकन्वर्जन। और यहाँ पे क्या रहेगा? मेजर, और ये क्या रहेगा? माइनर। ये क्वेश्चन बहुत टफ है फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया, राइट। ये सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। Cl2 FeCl3 क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं या मुझे बोलना पड़ेगा? ठीक, ठीक है। ये एक्सेप्टर हो गया -m,
ओके। क्या बनेगा? करेक्ट है ना? अब एक कन्वर्सन आपको दे दिए, बेंजीन से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाइएगा? तो रिएजेंट भी खुद सोचना है और रास्ता भी खुद बनाना है। और आज के क्लास में जितना रिएक्शन पढ़ाया हूँ उसी के बेसिस पे मैंने एक कन्वर्सन पूछा है। पहले इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लीजिए। पहले क्या करें? नाइट्रेशन के लिए मोस्ट कॉमन नाइट्रेटिक एजेंट वही याद रखना है। यस, HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसके बाद Cl2FeCl3। बट भाई एग्जाम में जल्दीबाजी में ये भी तो हो सकता है, दिमाग में रहेगा अच्छा 2 ही चीज़ तो बैठाना है, क्लोरीन और नाइट्रो। पहले क्लोरीनेशन कर लेते हैं। यस, समझे नहीं समझे इसमें क्या ट्रैप था? अगर कोई कोई पहले क्लोरीनेशन कर लेगा और तब नाइट्रेशन करेगा, तब कहाँ का प्रोडक्ट नज़र आएगा? ऑर्थो एंड पैरा का। इसी बात के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा था, ठीक है? मतलब ये मैटर करता है कि सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहे हैं, राइट? दोनों लिख लीजिए। हो गया ना? देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। रिएक्टिव ये पूछा जाएगा, ऑर्डर आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। अब 1 मिनट ध्यान से देखना है। इस रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस रिएक्शन में क्या डायरेक्टली फ्लोरीन अटैक करने जाता है या लुईस एसिड F+ जाएगा? बेंजीन पे अटैक कौन करेगा? ठीक है, F2 का नाम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल, बट ओरिजिनली इलेक्ट्रोफाइल बन के कौन जा रहा है? F+, राइट? वैसे ही अगर यहाँ पे Fe से, आपको नहीं लगता कि सेम बात आपको अल्कीन में पढ़ाया था, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन में? तो यहाँ भी क्या अलग सीक्वेंस रहेगा? आपको बताया गया था
F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस और I प्लस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका रहेगा? भाई फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पॉजिटिव चार्ज सर्वाइव करेगा। तो ऑर्डर क्या था इन सब का? एज ए इलेक्ट्रोफाइल F प्लस रिटर्न Cl प्लस रिटर्न Br। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। रिएक्टिविटी एज इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। तो इसी को हम लोग इम्प्लाई ए बोल देंगे। ओरिजिनल तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा यहाँ पे ए था जो बेंजीन पे अटैक किया, बट उसका सोर्स हैलोजन था, इसलिए F2 ग्रेटर Cl2 ग्रेटर Br2 ग्रेटर I2, ये राइट। हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टिविटी, ये डायरेक्ट आएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए तो ओके स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना, और अभी लाइन पे बने रहिएगा।